जय हिंद प्यारे बच्चों। जी हाँ मेरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लासेस बाबू हम लोग देखने वाले हैं। ये भी हम आपको बता दें कि आज की इस क्लासेस में बाबू सब, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि क्रैश कोर्स फाइनली स्टार्ट हो चुका है और आपको कुछ दिन है ना 60 डेज बाबू यानी 90 डेज हैं आपके पास। लेकिन याद रखोगे प्यारे बच्चों, आपके पास टोटल जो है 60 दिन ही बचा हुआ है आपके तैयारी के लिए। ठीक है, तो खैर तो जो 30 डेज है उसमें अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर खुद से पढ़ लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ साथ में आज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं ये ज्योग्राफी यानी सोशल साइंस का जो है ना, सोशल साइंस में हमें 5 बुक पढ़ना पड़ता है। डिजिटल मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन उसी को कहते हैं। और साथ साथ में बाबू सब आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और हो गया आपका फिर डिजिटल मैनेजमेंट, इनको हम आपदा प्रबंधन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीएम भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से सारे है ना सब्जेक्ट अगर देखोगे तो एसएसटी में आपको टोटल जो है 5 बुक पढ़ना पड़ता है, राइट ना। चलिए सर, बिहार बोर्ड का एग्जाम कब से है बता देंगे बाबू। फाइनली अपनी क्लासेस को हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं है ना चैप्टर बाबू सब थर्ड में। उस चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी और इसका नाम है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग बाबू, इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। और इसमें हम आपको आज की इस क्लासेस में जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कवर करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस क्लासेस के वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास जितना फास्ट हो सके शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके जितने भी दोस्त लोग हैं वो लोग भी क्लासेस को क्या कर सके, ज्वाइन कर सके ना। तो फटाफट से जो है ना आप लोग इस क्लासेस की वीडियो को जो है थोड़ा शेयर कर दीजिए। ठीक है, खैर चलिए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो इस चैप्टर्स का हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट में है ना, चैप्टर थर्ड का बाबू सब। ठीक है, ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड का बाबू सब, ये चैप्टर्स का जो है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके स्क्रीन बोर्ड पे हैं और इसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हम आपको ये भी बता दें कि बाबू है ना बहुत जल्द प्यारे बच्चों और मैथ की क्लासेस लेके आ रहे हैं। और मैथ की क्लासेस है ना मैक्सिमम अगर देखा जाए, क्योंकि फाइनली आज बाबू सब मैथ में क्योंकि अभी हम क्लासेस उसका ज़्यादा नहीं ले रहे हैं और हम आजकल करके टाल रहे हैं, तो कुछ इधर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल अभी चैप्टर जो है 14 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और प्रत्येक दिन मैक्सिमम याद रखोगे कि जब ये क्लासेस को होल्ड कर दिया जाएगा, कम सम लिया जाएगा एसएसटी और आपका साइंस हो गया और आपका हिंदी, सबकी क्लासेस कम कम लिया जाएगा एक एक चैप्टर का। लेकिन मैथ की क्लासेस जो आपका मैक्सिमम है ना 5 घंटे 6 घंटे की होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन रेडी हो गया, बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए आप लोग। ठीक है, खैर चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। कहा जाता है कि प्रश्न है कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। सुनो, अगर कोई पूछे कि ना विनिर्माण क्या होता है तो कहना, देखो जब हम किसी चीज को बनाने के लिए कच्चा माल लेकर उसे मशीन या औजार से तैयार देखो जब हम किसी भी है ना चीज को लेकर और कोई भी कच्चा चीज है ना, अगर मिट्टी का, अगर हम मिट्टी लिए हुए अगर मिट्टी से हम कुछ बर्तन बनाते हैं तो सपोज मानो कि अगर हम मिट्टी से बर्तन बनाते हैं तो पहले कच्ची मिट्टी रहती है ना, फिर उनको बनाने के बाद उनको पकाने के बाद फिर क्या होता है, एक है ना कुछ वस्तु का निर्माण हो जाता है। तो प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि बताइए कि है ना जब हम किसी चीज को बनाने के लिए कच्चा माल लेकर उसे मशीन या औजार से तैयार सामान में बदल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बोलो। उसे कहते हैं विनिर्माण। जैसे कि कपास और ये धागा, कपास से कौन सी बन सकता है, धागा। कपड़ा हो गया लकड़ी से, कच्ची लकड़ी होती है तो उसको काट कूट के ठोक ठाक के सुखा उखा के क्या करते, किल ठोक के उसे हम मेज बनाते हैं या ना कुर्सी बना लेते हैं। और लोहे के अलग अलग पार्ट्स को हम लोग जो है ना एक जगह रख के वेल्डिंग करके उसको जोड़ जाड़ के एक हम गाड़ी का पार्ट्स बना देते हैं, यानी तो कुछ ना कुछ। अब जैसे देखती होगी कि गांव देहात में एक दबिया आता है जो लोहा का कुछ गाछ उछ काटने के लिए, पेड़ पौधा काटने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें हम लोग देखते होंगे कि उसमें सबसे अच्छी बात उसमें देखने को ये मिलता होगा कि अगर किसी भी है ना दबिया कभी कभी है ना तो उस दबिया पे हम क्या करते हैं, कुछ नीचे बेट लगा दिया जाता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज काटने में उपयोग में उसको बना लेते हैं। यानी जब हम किसी चीज को बनाने के लिए कच्चा माल या कोई भी चीज का हम प्रयोग करके या फिर उनका औजार को भी मशीन उसी में डाल के और एक नया वस्तु बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, विनिर्माण कहेंगे। यानी कोई भी वस्तु ले आइए जिस वस्तु का कोई काम ना हो और उस वस्तु से हमको एक चीज निर्माण कर लेते हैं तो वो आपका विनिर्माण उद्योग में चले जाएगा। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि उद्योग के है ना, अगला प्रश्न है
सेकंड प्रश्न है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखे। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के मुख्य 3 कारक हैं। कच्चे माल की क्या होना चाहिए, वहां पे उपलब्धता होना चाहिए। अगर हम कोई भी वस्तु चीज बना रहे हैं तो जब तक वहां पे कच्चा माल नहीं रहेगा तब तक हम कुछ बना पाएंगे। अब कहीं मिट्टी का घड़ा का कोई बर्तन बना रहा है, उसके पास अगर कहीं से कच्चा मिट्टी आने का कोई संभावना रह भी नहीं, कोई मूर्त बना सकता है, कोई मूर्त नहीं बन सकता है। सस्ती और पर्याप्त श्रमिक शक्ति होनी चाहिए। परिवहन, परिवहन मतलब क्या होता है, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, यानी समझोगे बाबू कि है ना कोई गाड़ी की सुविधा होना चाहिए, कहीं जाने आने के लिए, कुछ ट्रेवल्स के लिए कुछ है ना क्या होना चाहिए, मतलब आने जाने के लिए कुछ सुविधा होना चाहिए। ठीक है, परिवहन की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक है ना, कारकों को जैसे पूछे कि लिखिए तो कहिएगा प्रश्न में कहा गया, उत्तर लिखना है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के मुख्य कितने कारक हैं, 3 कारक आप लिख सकते हो इस हिसाब से। फर्स्ट में कि है ना कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल अगर है ना अगर मिलेंगे तो फिर वहां से हम क्या कर सकते हैं कि नई वस्तुओं का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। सेकंड में है कि सस्ती और पर्याप्त श्रमिक शक्ति होनी चाहिए एंड ट्रांसपोर्ट की सुविधा, यानी बाबू परिवहन की क्या होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। अगली क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक, थर्ड नंबर प्रश्न है कि नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का जो है वर्णन करें। तो सबसे पहले जैसे आपके पास अगर इस प्रश्न ऐसा है तो कभी कभी क्या होता है कि 2 अंक के प्रश्न होता है कि हमको तो 1 लाइनर आंसर आता है बट उसको हम तो लंबा नहीं कर पाते हैं, तो इजी है, लिख सकते हो कि नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार है, या नई औद्योगिक नीति के प्रमुख बिंदु क्या वो निम्न है। तो लिख सकते हैं फर्स्ट में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देना चाहिए, और सेकेंड में है कि विदेशी निवेश और नई तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए। आप सपोज मान के चलो कि अगर हम जो डेवलप अपने गांव में कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई दूसरे गांव से आ गया कुछ सिखाने के लिए तो हम लोग को टेंशन होता है कि सिखा देगा तो हम लोग का दुकान बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम उनका भी देखो स्किल्स, अगर वो न्यू स्किल्स क्या लेके आए हैं, अगर हो सकता है कि हम सीखेंगे तो फिर उस स्किल्स पे काम करेंगे तो फिर आगे डेवलप होगा। तो खैर आगे देखा जाए। थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर हमें लिख सकते हैं कि सरकारी नियंत्रण को कम करना और लाइसेंस प्रणाली को क्या बनाना, सरल बनाना। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ याद रखोगे हमारे इस देश में, दूसरे देश में देखोगे हेलमेट इसलिए लगाया जाता है कि मतलब जो है ना कि चालान ना, मतलब हेलमेट दूसरे देश में इसलिए लगाया जाता है कि अगर गिरे तो सर बच जाए, है ना, मतलब जो भी मेरी है ना बीबी हो या जो घर वाले हो, मतलब ना अगर हम मतलब सपोज मानो कि मरेगा तो अनाथ ना हो जाएगा वो लोग, तो इसलिए। और हमारे बिहार में इसलिए हेलमेट लगाया जाता है कि चालान ना कटे, समझ रहे, कोई पुलिस वाला पकड़ना, ये सोच के लगाता है कहीं चालान ना मेरा कटे। दूसरे शहर में ये सोच के लगाता है कि मेरा जो है ना अगर हम कुछ हो जाएंगे तभी तो मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाएंगे तो फूट जाएगा सर तो दिक्कत होगा। लेकिन हमारे इंडिया में गजब गजब एक पे एक है, डर से लगा इसलिए लगाता है कि कहीं पे पुलिस हाथ में लेके जाएगा हेलमेट, जहां वो पुलिस देगा तो हाथ लगा ले। भाई वो हेलमेट दिया है आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, नहीं कि पुलिस को देख के लगा लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बाबू साहब, फोर्थ नंबर में है कि सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन और निजीकरण को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और अगली प्रश्न है कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। प्रश्न करें कि किस है ना कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। हो सके इस क्वेश्चन को एक बार लिखते चले जाओ, क्वेश्चन को लिखते चले जाओ, फिर घर पे बनाने में अच्छा होगा। एक बार एग्जाम वो भी है, लिखते चले जाओ, फास्ट में लिखना। चलिए आपसे जैसे प्रश्न किया जाता है बाबू साहब, थोड़ा साउंड डाउन कर देते हैं। चलिए, तो जैसे आपसे प्रश्न किया जाता है कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, तो समझिएगा जैसे आपसे ये पूछे कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं तो याद आना चाहिए, जैसे आपसे कृषि आधारित उद्योग पूछा है तो वे उद्योग गला फंस गया ना, देखो वे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे में देखो कपड़ा उद्योग हो गया, चीनी मिल, तेल मिल, कागज उद्योग। अब समझो यानी वे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए, यानी जैसे पूछे कृषि आधारित उद्योग तो यानी कुछ भी वस्तु बनाने से पहले जो है हम किसी दूसरे चीज पे क्या होते हैं,
मतलब निर्भर रहते हैं कि अगर वो होगा उनके बाद उनको फिर लाया जाएगा, उनको तैयार किया जाता है और अपने यूज के लिए और अपने कामों के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। तो सिंपल इसमें यह कहा गया है कि सपोज मानो कि अगर हम कोई पेड़ पौधा लगा रहे हैं, तो पेड़ पौधा लगा रहे हैं तो हम कागज बनाने के लिए उस पेड़ पे डिपेंड है कि बड़ा होगा, फिर उनको काटा जाएगा, फिर उनसे पेपर निकाला जाएगा। और जैसे यहाँ पे कपड़ा उद्योग, तो कपड़ा है ना, कपड़ा उद्योग ये भी दूसरी चीज पे निर्भर रहते हैं कि वो होगा, फिर उनके बाद उनको लाया जाएगा, फिर उसको मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो दूसरे चीज पे निर्भर रहना क्या कहलाता है? कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। रुको बाबू, क्लासरूम का साउंड का आवाज कम कर देते हैं। अगला देखो, तो यही प्रश्न है और आगे समझते। समझ गए ना? कृषि आधारित क्या होगा कि किसी दूसरे चीज पर हमें निर्भर रहना पड़ता, किसी दूसरे चीज पर हमें आधारित रहना पड़ता, उसे हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। इसको याद रख लीजिएगा। तो वे उद्योग जो अपने कच्चे माल मतलब ये हुआ बाबू कि अगर उस है ना वस्तु को, उस है ना सामान को ले आकर हम अपना एक नई चीज का निर्माण करेंगे और है ना फिर उसे हम लोग जो है अपना सेल कर सकते हैं। तो वे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। अब सपोज मानो किसान लोग अगर ऐसे देखा जाए तो अगर हम फसल उगाते हैं तो हम लोग भी किसी दूसरे चीज पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं कि इसमें फसल हुआ है, फिर उनको काटा जाएगा, फिर उनको मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है, फिर उनके अंदर से धान हो तो फिर उनका चावल बल, मतलब इस तरीके से दूसरी चीज पर निर्भर रहते हैं। तो उसे हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं और इसको खैर आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। बाबू साहब वॉइस ठीक ठाक जा रहा है? जितने भी क्लासेस में मेरे बच्चे बताओगे वॉइस जो है क्लासेस का ठीक ठाक जा रहा है? एक बार क्लासेस कर रहे हो बाबू साहब तो थोड़ा वॉइस बताइए कि आपको कान में जैसे चुभने वाला जैसे आवाज तो नहीं ना जा रहा है? ऐसा कुछ जैसा कि क्लासेस तो ठीक ठाक चल रहा है। हेलो, चलिए बाबू साहब ठीक है। तो पहले बच्चे आप लोग बताओगे ऐसा कुछ वॉइस जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? हम 10 पे रख लेते हैं इसको। चलिए बाबू साहब ठीक है। अब थोड़ा आप लोग वॉइस बताइएगा कि वॉइस ठीक ठाक है और वॉइस में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए आवाज में, ठीक है? चलिए बाबू साहब ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। इसको एक मिनट रुक जाओ। तो अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखो बाबू, तो यही प्रश्न कहा गया था कृषि आधारित उद्योग। अब सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? प्रश्न है कि बताइए सार्वजनिक उद्योग। क्वेश्चन लिख लो बाबू, सिर्फ क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है? चलिए आप लोग भी क्वेश्चन नोट करके खुद से आंसर लिख सकते हो और काफी अच्छा रहेगा। 5 नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? तो याद रखोगे कि जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जिन उद्योगों का, जिन चीजों का वह ना, जिन उद्योगों का जो है स्वामित्व और संचालन सरकार के हाथों में होता है, सरकार द्वारा किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे में आप रेलवे देख सकते हो, रेलवे हो गया, BSNL हो गया, ठीक है, और आपका वेल, ये सभी बाबू सब सरकार है ना, सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये सभी आपके जो है सार्वजनिक उद्योग हो गया, राइट ना? ये आपका सार्वजनिक उद्योग हो गया। अगली प्रश्न समझो, वस्त्र उद्योग क्या है? प्रश्न है कि वस्त्र उद्योग का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है बाबू? वस्त्र उद्योग का, तो
उत्तर देखो कि वस्त्र उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। ये जो है बाबू, अब वीडियो क्वालिटी ठीक है? आ जाओ प्यारे बच्चे, क्लासेस की वीडियो क्वालिटी बताइएगा, वीडियो क्वालिटी ठीक होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, वस्त्र उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, बहुत लोगों को रोजगार देता है। वस्त्र उद्योग देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाता है, कपड़े विदेश भेजकर। सुनो बाबू, वस्त्र उद्योग क्या है कि अगर मान के चलो कि हमारे देश में कोई वस्तु बनाई गई है तो इन वस्तुओं को हम लोग क्या करेंगे, विदेश भेज देते हैं, और वहां से विदेश भेजते हैं और वहां पे इस कपड़ों का सेल होता है। तो इससे क्या होता है बाबू साहब कि बहुत लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो वस्त्र उद्योग कह सकते हो कि वस्त्र उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, बहुत लोगों को रोजगार देता है, देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाता है। देश के लिए क्या कमाता है, विदेश की मुद्रा कमाता है। यानी कपड़े को क्या करके विदेश भेजकर, जो कपड़ा को अगर अपने गांव की कपड़ा को तो अपने गाँव तो मतलब तुम्हारे गांव में हम भेजें तो जो तुम्हारे गांव के व्यक्ति जो खरीदेगा तो मतलब पैसा कमा रहा है ना, तो तुम्हारे गांव की पैसा कमा रहा है ना मेरे गांव का, तो ये होता है कि उसको रोजगार भी मिलता है और अपना जो भी प्रोडक्ट होता है वो बिक भी रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में, क्षेत्र के विकास में क्या करता है, ये मदद करता है। तो इस क्वेश्चन को लिख लोगे बाबू सब। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त अथवा, देखो ध्यान से प्रश्न है बाबू। हाँ चलिए बाबू सब देखते हैं। एक्चुअली बात है कि थोड़ा माइक का बैटरी खत्म हो गया था। देखो, तो संयुक्त अथवा बाबू साहब सहकारी उद्योग क्या है, समझो। जब कई लोग मिलकर आपसी सहयोग से कोई उद्योग चलाते हैं और मुनाफा सभी में बांटा जाता है। अब मान के चलो बाबू की, सुनो, 5 है ना, लिखो 5 व्यक्ति मिलके कोई बिजनेस किया, कोई 5 व्यक्ति मिलके कोई बिजनेस किया। सो जो भी उस बिजनेस में जो भी इनकम आता सब में क्या किया, आधा आधा बांट दिया गया, जो पैसा इनकम हुआ। अगर मान के चलो बाबू कि अगर 100 रुपये उस बिजनेस में हमको क्या हुआ, मुनाफा हुआ। अगर इसमें मान के चलो कि 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो कितना कितना रुपया दे दिया जाएगा सभी को, 20 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त है ना, संयुक्त उद्योग बोलो या सहकारी उद्योग। यानी जो उस प्रोडक्ट में जो फायदा होगा सब में क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। जीएसटी वीएसटी काट के जो भी होगा तो वो आपका। तो वही प्रश्न है, कहाँ जा रहा है यहाँ पे कि संयुक्त, सुनो, संयुक्त पूछ है या सहकारी पूछ है। तो जब कई लोग मिलकर आपसी, गेट लगा दो, जब कई लोग मिलकर आपसी सहयोग से कोई उद्योग चलाते हैं और मुनाफा जो उसमें फायदा होता है, मुनाफा जो प्रोडक्ट उसका बिका हुआ उनमें कुछ ना कुछ मुनाफा होगा, होगा या ना होगा। अगर मानो कि कोई वस्तु का कीमत अगर बाबू कि 200 रुपये है, ठीक है, तो 100 रुपये तो मेरे जो भी क्लासरूम का चार्ज था, जो भी उसका ऑफिस का चार्ज था, सब कुछ कट गया। तो मुनाफा उसमें कितना हो गया, 100 रुपये। तो इसमें से सबको बांट दिया जाएगा। जो 100 रुपये जो बचा हुआ था तो जो प्रोडक्ट में खर्च हुआ तो उनमें तो दे दिया जाएगा। सपोज मानो कि तुम किसी से 100 रुपया लेके कोई प्रोडक्ट लियो, तो जो 100 रुपये लेके हम प्रोडक्ट लिए तो उसमें 200 रुपये हुआ तो 100 रुपये जो उनका उनको दे दिया जाएगा। उन 100 रुपये में से हम लोग क्या करेंगे, है ना, 50-50 करके उसे जो है ना दे दिया जाएगा। जैसे तो जब कई लोग, मतलब ढेर सारे लोग या कई लोग मिलकर आपसी सहयोग से कोई उद्योग चलाते हैं और मुनाफा सभी में बांटा जाता है, उसे संयुक्त या सहकारी उद्योग कहते हैं। उदाहरण समझो, जैसे अमूल डेयरी देखी होगी, दूध डेयरी नहीं होता है गो, हाँ हाँ,
अमूल डेयरी भी, दूध समेत इत्यादि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगली बाबू देखो कि काफी अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, कहा जा रहा है आप सभी से, जरा ध्यान से देखोगे कि सार्वजनिक उद्योग क्या है और निजी उद्योग क्या है। तो सरकार द्वारा चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अभी जस्ट बताएं। इसमें सार्वजनिक उद्योग में क्या होता है, ये सभी सरकार के हाथों में होता है। जैसे बीएसएनएल हो गया, रेलवे हो गया, ये सरकार द्वारा बाबू सब है ना चलाई जाती है, उसके हाथ में कंट्रोल रहता है। बीएसएनएल हो गया, तो ये सभी है। और निजी उद्योग क्या हो गया, निजी व्यक्ति या कंपनी चलाती है। जो भी अगर आप तुम संस्था खोली हो, कोई भी अगर हम लोग कोचिंग चला रहे हैं तो ये निजी संस्था हो गया, ये इसमें मेरा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो आप निजी संस्था के रूप में ऐसे याद रख सकते हो। और मुनाफे से ज्यादा जनता की सेवा पर ध्यान देना, लेकिन अभी हो रहा है जनता से ज्यादा अपने पे ध्यान देना। तो मुनाफा से ज्यादा क्या होता है, जनता सेवा पर ध्यान देना, मुनाफा कमाना और मुख्य उद्देश्य। और ये जो निजी होता है, जो निजी मतलब कौन सा हो गया, जो खुद हम अपना काम किए हुए, कोई चीज का दुकान किए हुए हैं तो वो अपना ना हो गया, वो अपना हो गया ना, उसमें मेरा कंट्रोल, चाहे बंद करें खोले पैसा कमाए हम कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो उसमें सिर्फ जो अपना निजी रहता है उसमें सिर्फ पैसा कमाना होता है, कि सिर्फ हम पैसा कमाएंगे और जो होगा देखा जाएगा आगे। और मुनाफा कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। और टाटा की बात किया जाए, तुम लोग इसके बारे में शायद जानती भी नहीं होगी, टाटा है ना, तुम लोग को टीना ऊना देखी होगी, टाटा का टीना ऊना आता, कुछ कुछ प्रोडक्ट टाटा का आता है ना, सुनो आता आता है ना। तो ये व्यक्ति ऐसे थे कि मतलब बहुत ही दान किए, गरीबों में काफी दान देखी हो, हाँ काफी दान किए हैं, बहुत बूढ़े थे समझ रही, गुजर गए हैं, और काफी दान भी किए, तो इनका नाम चलता है। तो खैर इसमें क्या है कि मुनाफा, सिर्फ इसमें क्या होता है, मुनाफा कमाना होता है। लेकिन ये उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया कि सार्वजनिक उद्योग में कहा गया कि तो सब इसमें सरकार का हाथ होता है, रेल हो गया सब इसमें इसके द्वारा चलाई जाती है। मुनाफा से ज्यादा किस पे ध्यान देना, सेवा पर ध्यान देना। लेकिन इस सेवा पर ध्यान ना देके खुद अपने आप पे ध्यान दे रहा है। और ये निजी मतलब हो गया कि खुद मेरा, अगर कुछ हमको 100 रुपये आ रहा महीना, 5,000 10,000 रुपये आ रहा है, तो उसमें से 100-150 रुपये किसी काम में लगा देना। तो ये मन होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो सरकार का काम नहीं ना, तो सरकार वाला काम टाटा जी कर रहे हैं, समझ रही हो ना। तो ये डोनेट कर रहे हैं, ये सोच रहा अपने आप में कर रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ देखा जाता है बाबू सब, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वो बातों कही गई थी उसमें, हेलो सर जी वेलकम, एक बात कही गई थी कि है ना, चलिए बाबू सब। और जब भी हम क्वेश्चंस आपको लिखवा रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, सारी क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, काफी अच्छा रहेगा। हाँ बोलो बाबू, ये समझ गए बाबू सब। अगली क्वेश्चन देखो, सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं क्या हैं। वॉइस ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो आंसर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखना है, सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं निम्न है। फर्स्ट में, अच्छी गुणवत्ता वाला कपास कम मिलता है। कपास से क्या बनता है बाबू, बोलो बबली, है ना। अच्छी गुणवत्ता वाला कपास क्या होता है, कम मिलता है। सेकेंड में, मशीनें पुरानी होने के कारण है ना उत्पादन धीमा होता है। अगर मशीन पुराना है तो खटर 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 घर 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 करते रहेगा। तो मशीन पुराने होने के कारण क्या होता है, उत्पादन क्या हो जाता है, उत्पादन मतलब क्या होगी, कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा, अब मशीनें ठीक नहीं रहेगा तो काम सही से होगा नहीं ना होगा, धीमी हो जाती है। थर्ड में देखो बाबू, विदेशी देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है। इसे आप लोग बाबू सब नोट कर लोगे क्वेश्चंस को। चलिए देखो किसी न किसी जगह होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर देखो बाबू, औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम हेतु 3 सुझाव। तो यानी क्या लिखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम हेतु 3 सुझाव निम्न है। इस हिसाब से आप क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो आगे। कारखानों में धुआं और गंदा पानी साफ करने की मशीनें लगाई जाए। अब देखो कारखानों में देखते हो कि जहां पे
आटा की चक्की हो, समझ रही हो, जहां जहां कभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती, जहां जहां पे कुछ ना कुछ धुआं का काम होते रहता है, ये वेल्डिंग करना, वो करना, फिर धुआं से, जैसे चावल वाले देखते होंगे उसमें धान ले लिया जाता है, तो उसमें क्या कहा गया है कि वहां पे धुआं मतलब निकालने के लिए सुविधा होना चाहिए, और गंदे पानी जो है उनको साफ करने की सुविधा होनी चाहिए। यानी कारखानों में धुआं और गंदा पानी साफ करने की मशीनें लगाई जाए, पेड़ पौधे अधिक लगाए जाए। और देखिए प्रश्न क्या है, पेड़ पौधे अधिक लगाए जाए, कचरे को सही तरीके से, कचरे को सही तरीके से नष्ट किया जाए और रिसाइकलिंग की जाए, यानी उसको साफ सुथरा रखा जाए, और जो भी गंदगी है उसको साफ सुथरा रखोगे तो काफी अच्छी बातें होगी। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो, अगली क्वेश्चन है बाबू 11 नंबर प्रश्न है आपके बीच, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा उद्योग होता है? पहले सार्वजनिक उद्योग, सरकार के उद्योग बताए थे। सार्वजनिक उद्योग मतलब सरकार के उद्योग, इसमें सिर्फ व सिर्फ क्या होता है, सरकार का ही, समझ रही है ना, सरकार का ही कंट्रोल रहता है सार्वजनिक उद्योग में। जैसे रेल हो गया, जैसे बाबू सब BHEL हो गया। और निजी उद्योग क्या होता है? निजी उद्योग जैसे देखो अभी हम क्लासेस चला रहे, क्लास चला रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मेरा निजी उद्योग हो गया, इसमें मेरा अधिकार है ना, निजी उद्योग। जैसे कि तुम मान के चलो बाबू कि अब तुम गवर्नमेंट जॉब करती हो, तो कौन सा उद्योग हो गया? कैसे गवर्नमेंट? सरकार का नौकरी ना कर रही, सरकारी नौकरी ना है, गवर्नमेंट। तो सरकार ना चाहेगा तो तुम आज तुमको बंद कर देगा क्लास, मतलब ये नहीं आएगी ड्यूटी पे, नहीं। अगर जो वही खुद का अगर प्राइवेट स्कूल रहे, खुद का, जैसे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इन दोनों में निजी कौन है? गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में निजी कौन है? प्राइवेट स्कूल है, अपने उसमें खुद अपना अधिकार रहता है ना। पूरे दुनिया जहां का टू स्कूल बंद है, मन करेगा तो खोल सकता है, ना पढ़ाएंगे टेस्टे ले लिया जाए, होता है। और सरकारी में ऐसा नहीं होगा, तो सरकार द्वारा, समझ रही हो ना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो बाबू सब। तो अगली देखो कि निजी उद्योग, निजी व्यक्ति कंपनी के क्या होते हैं? उद्योग होते हैं। उदाहरण रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सभी क्या है? निजी व्यक्ति के कंपनी, यानी निजी उद्योग हो गया। थर्ड में देखो संयुक्त उद्योग क्या होता है? इसमें सरकारों मिले रहते हैं और निजी मिलकर चलाते हैं। सरकार भी हो और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त उद्योग। जैसे मारुति सुजुकी हो गया। ठीक है बाबू सब, इसको आप लोग प्यारे बच्चे लिख लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगली क्वेश्चन देखो बाबू सब, अगली क्वेश्चन है 12 नंबर है, सिलाए वस्त्रों का उपयोग कहाँ विकसित है? बात नहीं करोगे क्लासेस में, ठीक है। समझो बाबू ध्यान से कि सिले सिलाए वस्त्रों का उपयोग है ना, उद्योग कहाँ है? सिले सिलाए हुए कपड़ों का या कोई भी चीजों का है ना, वस्त्रों का है ना, उद्योग कहाँ विकसित है? तो सिले सिलाए वस्त्र है ना, यानी बाबू सब जिसको तुम लोग कहती हो रेडीमेड नहीं कहती हो। अब कभी कभी लोग सोचता होगा कि गांव में कि रेडीमेड क्या होता, कतई कपड़ा हुआ रेडीमेड, नाम सुनी हो? रेडीमेड मतलब क्या होता? रेडीमेड मतलब क्या होता? जो कपड़ा सिला हुआ पहले तुम खरीदोगे वो होता है रेडीमेड। कल ऐसे भी तुम देखोगी, कहता नहीं रेडीमेड हो गया। अब वही सेम कपड़ा, जो ठीक कपड़ा होगा वो अनरेडीमेड, अच्छा कपड़ा, जो नहीं होगा कहेगा रेडीमेड। रे सोच रहा जो सिला हुआ पहले से वो रेडीमेड हुआ, जो सिला के पहन रहे वो रेडीमेड नहीं हुआ, समझो। तो रेडीमेड उद्योग दिल्ली में अधिक है और मुंबई में अधिक है, यहाँ पे सबसे सस्ते कपड़े मिलते हैं, ठीक है। बेंगलुरु में बाबू साहब, लुधियाना में, कोलकाता में, नोएडा में अधिक विकसित है। कौन सी बाबू? सिले सिलाई कपड़े अधिक विकसित है, तो ऐसे याद रखोगे। अगली प्रश्न देखिए, अगली प्रश्न आपसे क्या जा रहा है कि बताइए वैश्वीकरण का लघु उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का जो है लघु उद्योग पे बाबू क्या प्रभाव पड़ा? तो लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण का लघु उद्योग पर है ना निम्न प्रभाव पड़ा। फर्स्ट तो लिख सकते हैं
बड़े विदेशी कंपनियां से करीब प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। सेकेंड में कई छोटे उद्योग क्या हो गए, बंद हो गए। और देखो थर्ड में क्या लिख सकते हैं कि लेकिन जो उद्योग सही गुणवत्ता रखते हैं उनके लिए नए बाजार भी खुले। तो बाबू सब इस हिसाब से अपने मन से भी इसका क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हो। वालेकुम सलाम बाबू, कैसे हैं आप? चलिए अगली क्वेश्चन देखो। अगली क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम उद्योग के लिए सस्ती बिजली क्यों जरूरी है? किसके लिए बाबू? एल्युमिनियम उपयोग के लिए जो है सस्ती बिजली जो है क्यों उपयोग है ना, क्यों जरूरी है? यानी एल्युमिनियम उद्योग के लिए बिजली क्या होनी चाहिए? सस्ती। क्यों जरूरी होनी चाहिए समझो। क्योंकि एल्युमिनियम बनाने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा क्या लगती है? बिजली लगती है। जितना कम एल्युमिनियम ना बनाएंगे उससे ज्यादा का बिजली चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए सस्ती बिजली मिलने से उत्पादन बाबू लागत क्या होती है? कम होती है। तो इस हिसाब से आप लोग जो है इनको आप याद रख सकते हो और कोई बात नहीं, ठीक है। अगली प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? अगली प्रश्न देखो क्या बाबू कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बाबू क्लासेस का जो वीडियो क्वालिटीज है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बताइएगा आप हमें। कोई प्यारे बच्चे क्लासेस में ऐसे हैं जो आप हमें बता सकते हो? प्यारे बच्चे क्लासेस की क्वालिटी ठीक है? बहुराष्ट्रीय कंपनी बाबू किसे कहते हैं? तो जो कंपनी कई देशों में अपना कारोबार करती है उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। सपोज मानो ऐसे ही समझो कि तुम्हारे पास कोई एक बिजनेस है, समझो तुम्हारे पास बाबू एक कोई बिजनेस है और उन बिजनेस का अलग अलग गांवों में जाके, ऐसा एग्जांपल्स दे रहे हैं, शहर मान लेना, गांव की जगह पे अलग अलग 15-20 गांव में क्या किए हैं, अपना दुकान को स्थापित कर दिए। तो ये क्या कहलाएगा? कितना कितना व्यक्ति का अगर देखोगे तो घर पे भी काम चलता है, वही काम दूसरे गांव में भी चलता है, वही काम क्या होता है फिर दूसरे गांव में भी। एक व्यक्ति है अपने मार्केट का, वो उसका टोटल 25 दुकानें हैं, अलग अलग मार्केट में जाके अलग अलग है ना गांव में जाके अपना अपना बैठा दिया। वहां पे किसी वर्कर को क्या कर दिया गया है? रख दिया गया। वर्कर को सामान यही है, ये अपना 4 व्हीलर लेता है, नाइट में बैठेगा आराम से, सभी दुकान के पास जाएगा, कलेक्शन करके फिर आ जाता है। समझ में आ गया ना? तो दूसरे आदमी को बैठा दिया जाता है, सामान बेचते रहता है। तो ऐसा होता है। तो ये अगर एक ही व्यक्ति अलग अलग देशों में जो है अपना कंपनी अगर बैठा दे तो उसको क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी। जो कंपनी कई देशों में अपना कारोबार, कारोबार मतलब क्या होता है? कारोबार मतलब होता है कि अपना बिजनेस, अपना बिजनेस बोलो या अपना कुछ जो काम कर रहे हैं उसको सभी है ना किसी किसी राज्यों में देशों में जाके बांट के अलग अलग आदमियों के हाथ में दे दिया गया और उसका जो भी इनकम आता है वो उस मेन मालिक के पास आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसको MNC कहते हैं। उदाहरण कोका कोला हो गया, क्या कोका कोला हो गया, ये कई देशों में है लेकिन इसका मालिक कहाँ है? कहीं एक होगा, कोई एक ही जगह ना होगा। जैसे सैमसंग का फोन देखी होगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ये सभी के बाबू से मालिक अलग, लेकिन कई देशों में जो है अपना ये कारोबार चला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना क्यों की गई है? भारत में रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना क्यों की गई है? तो लिखेंगे भारत में रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना है ना इसलिए की गई है क्योंकि कपड़ा उद्योग को बाबू से बढ़ावा देने के लिए है ना, तैयार कपड़े बनाने वालों को एक ही जगह आधुनिक सुविधा देने के लिए और रोजगार बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए। आयात और निर्यात बताए थे। निर्यात मतलब अपने यहाँ से बना के दूसरे जगह पे ट्रांसफर किया जाता है। चलिए 12th का क्लास नहीं लेते हैं सर? गोविंद बाबू क्लास 12th की क्लासेस जो हैं आपकी है ना, क्लास 12th के जो क्लासेस की बात कर रहे हो ये क्लासेस आपका 7:30 बजे से स्टार्ट होगा और ये 3 घंटे की क्लासेस आज होने के लिए जा रही है और उसमें आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज भी क्लास 12th की क्लास होगा 7:30 बजे शाम से और वीडियो अपकमिंग में लगी हुई है, उसको थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन समझो। 17 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं?
तो वे उद्योग जो सीधे लोग द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तु बनाते हैं, मतलब वे उद्योग, वे सामान जो सीधे क्या करता बना है, सीधे क्या करेगा, लोग उसका उपयोग कर दे, है ना, करेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, उपभोक्ता उपयोग करेंगे। मतलब समझ रही हो, वे उद्योग जो सीधे लोग द्वारा उपयोग किए जाते हैं। जैसे मान के चलो कि खाना बना है और तुरंत खाना कोई खा लेगा, ऐसी ना होता है। तो जैसे मान के चलो साबुन जो है सीधे लोग के द्वारा उपयोग किया जाता है, टूथपेस्ट हो गया, कपड़े हो गया, दवाई बनाने वाले उद्योग, ये सभी उपभोक्ता उपयोग है। कौन सा उपयोग होगा, उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। अब समझते हैं इसको, चलो देखो वही है, दो बार दया टाइप हो गया ना। 18 नंबर देखो, भारत में जूट उद्योग को कौन कौन सी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत में जूट उद्योग को निम्न समस्याओं का है ना सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट में देखेंगे, हाँ बाबू चलिए, फर्स्ट में कपड़े की बाबू साहब, कच्चे कच्चे जूट की क्या होनी चाहिए, क्या हो रही है, कमी हो रही है। सेकंड में मशीनें पुरानी हैं इसलिए उत्पादन क्या हो रहा है, धीमा हो रहा है। अगला देखो थर्ड में लिख सकते हैं कि प्लास्टिक जैसी वस्तुओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, क्लास 12 के जितने बच्चे हैं उनकी ऑब्जेक्टिव की क्लासेस आज नाइट में जो है होने वाली है, उस क्लासेस को थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव ही होगी क्लास 12 हिंदी की। और अगली क्वेश्चन देखो 19 नंबर, पश्मीना ऊन किस प्रकार तैयार होता है। एक पश्मीना है ना, एक पश्मीना ऊन होता है। पश्मीना ऊन हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली है ना जंगली बकरी के महीन बालों से निकाला जाता है। पश्मीना ऊन किससे तैयार किया जाता है, हाँ सिर्फ बकरी याद रखना, पश्मीना ऊन हाँ बकरी से। प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है इनसे, ऑब्जेक्टिव भी आता है। और पश्मीना ऊन हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली, और ये बकरी कहाँ पाई जाती है, हिमालय की है ना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, है ना चंगथी लिखा हुआ, चंगथी बकरी महीन बालों से निकाला जाता है। इन बालों को साफ करके काट कर और बुन कर पश्मीना तैयार किया जाता है। इसको आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन, तापीय प्रदूषण क्या है। प्रश्न है कि बताएं कि तापीय प्रदूषण क्या है, तो इसको याद रखोगे, तापीय प्रदूषण। 20 नंबर प्रश्न है कि तापीय प्रदूषण क्या है, तो समझिए जब कारखाने या बिजली घर गर्म पानी या गर्म धुआं नदियां हवा या वातावरण में छोड़ते हैं और तापमान बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, तापीय प्रदूषण कहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जिस घर में खाना बन रहा हो उस घर में जाके बैठ जाओ, तो जो खाना के अंदर से जो हीटिंग उटिंग होता है, जो गैस उस निकलता, गैस में तो उतना नहीं होता, अगर जो लकड़ी का उपयोग किया जाता है जिस घर में खाना होना के रूप में, उस घर में जाओगी तो क्या होता है, एकदम गर्म लगने लगता। आजकल अपने बिहार की हम बात करते हैं, जब ठंडी का महीना आएगा तो धुआं हचक के कर दिया जाएगा, घर में रख देगा, चल बौनी सब वही में सुतल जेते हो, सोएगी, इधर आग लगा हुआ है साइड में, पूरे घर गर्म। ऐसा हुआ है, घर गर्म करने के लिए धुआं का इस्तेमाल किया जाता है, और वही में किसी किसी के घर में लग जाता आग तो पूरे गर्म, पूरे गांव वाला गर्म। और गांव वाला गर्म इतना खतरनाक गर्म होता है तो जुर्माना बांध देता है कि 10 बजे के बाद जो पकाइएगा उसको 10,000 रुपया लगेगा। चलो हाँ ऐसा होता है, चलो ठीक है। देखो बाबू, तापीय प्रदूषण क्या है, जब कारखाने या बिजली घर गर्म पानी या गर्म धुआं नदियां हवा या वातावरण में छोड़े जाते हैं और तापमान बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तापीय, उसे हम लोग कहते हैं तापीय प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ गए। अगली क्वेश्चन देखिए आप लोग, पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग किस क्षेत्र में विकसित है। प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग किस क्षेत्र में पूछा गया कि विकसित है। क्लास 12 हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आज आने वाली है बाबू, आज फिर उनकी क्लासेस होने वाली है, आप याद रख लोगे।
आज ही उनकी क्लासेस होने वाली, क्लास 12 हिंदी की, ठीक है। चलिए अब समझो, पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग किस क्षेत्र में बाबू साहब विकसित है? किस क्षेत्र में विकसित है? तो जूट उद्योग मुख्य रूप से हुगली नदी के किनारे कोलकाता के आसपास कहाँ है? विकसित है। तो अगर तुमसे पूछे कि पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग किस नदी के आसपास विकसित है, तो क्या बोल सकते हैं, है ना, किस नदी के किनारे विकसित है? तो हुगली नदी। और पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग किस क्षेत्र में, है ना, जूट उद्योग, है ना, किस क्षेत्र के आसपास विकसित है, क्या बोलेंगे? कोलकाता। ऐसे आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए, लौह एवं इस्पात उद्योग को, प्रश्न है कि लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो लिख सकते हैं कि लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस्पात का उपयोग लगभग हर उद्योग में मशीन, औजार, गाड़ियां, इमारतें आदि बनाने में होता है। अन्य उद्योग इसी पर निर्भर होते हैं, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग, आधारभूत मतलब इस उद्योग पे जो भी चीज बन रही है इस पे आधारित रहेगा, उसको हम लोग आधारभूत उद्योग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बाबू साहब, खैर हम टाइम देखते हैं, बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए हम सभी प्यारे बच्चों को ग्रुप में हम मैसेज कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग आप सभी को ग्रुप में हम मैसेज कर देंगे, क्लास 12 वाले जो बच्चे हैं वो रेडी हो जाइए, ग्रुप में उनको हम SMS कर देंगे और अपडेट दे देंगे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखो, तो अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। कहां पे आ चुके हैं? अब हम लोग इस चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, जो आपके निर्माण उद्योग के इस चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव हैं, इस, है ना, इस चैप्टर्स के, है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन से हैं? सबसे पहली पूछा गया है। तो देखो, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, या क्या लिखा हुआ, विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। ये नहीं होगा बाबू। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखोगे, ठीक है। तो ये होगा टाटा लौह इस्पात कंपनी, इसको हम लोग टिस्को बोल सकते हो या TISU, ऐसे याद रखोगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित है ना, कृषि पर आधारित नहीं है। तो सिंपल सा नियम है, कृषि पर आधारित होने का मतलब क्या होता है? यानी हम कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं, तो जैसे अगर हमको चावल चाहिए तो पहले उस धान को लो, छींटो, फिर उसका बिरार निकलेगा, फिर उसका उखाड़ो, फिर रोपो, फिर बड़ा होगा, फिर काटो, फिर मशीन में तैयार करो, फिर उनको लाओ, ढेर टाइम लग गया। तो यानी बिना उपयोग किए, बताओ सूती वस्त्र में क्या ये आधारित नहीं रहते हैं कपड़ा लेने के लिए कि फिर वो कपास होगा फिर उनसे कपड़ा बनेगा? इसमें रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ। अब देखो चीनी में, क्या चीनी में नहीं रहते हैं? गणना जो होता है फिर उगता है, फिर उनको लो, फिर मशीन में जो उसका जूस तरीका से जो भी तैयार करो, फिर उनके बाद निकालो। तो ये भी हो गया जूट वस्त्र, इस पे भी हम लोग तैयार रहते हैं, निर्भर रहते हैं कि कबले होगा, लेकिन सीमेंट पे रहते हैं नहीं। तो ये बाबू निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? सीमेंट नहीं होगा, ठीक है बाबू। आप इस हिसाब से इसे याद रख सकते हो। अगली क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो ये चीनी हो जाएगा। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमानों का उद्योग है? इसमें से पूछा गया है कि कौन जो है छोटे पैमानों का उद्योग, इनमें से बाबू कौन छोटे पैमानों का उद्योग है? फटाफट आंसर दोगे कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमानों का उद्योग है। तो कौन होगा छोटे पैमानों का उद्योग?
खिलौना उद्योग जो है आपका छोटे पैमानों का उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग, किस गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल एसोसाइनाइट, ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जस्ट हम बताए थे और ये प्रश्न सबको याद भी हो जाएगा, ठीक है, कि प्रश्न था कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हम बताए थे कि क्या हो जाएगा, कोलकाता रिश्रा हो जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बाबू आता है। तो अब इस सार्वजनिक क्षेत्र जैसे हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रख लोगे, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि पहली आधुनिक सूती, प्रश्न है कि 8 नंबर प्रश्न है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि बाबू सब वहां पे है ना, मुंबई एक क्या है, पतन है, और यह कपास उत्पादन, अगर कपास ज्यादा उत्पादन होगा तो वहां पे कपड़ा भी अच्छा बनेगा। अगर कपड़ा वहां पे कपास भी हो रहा है, कपड़ा भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बाबू वहां का कपड़ा सबसे क्या होगा, सबसे बाबू सस्ता। क्योंकि जो बेंगलोर में रहते हैं वो कहते हैं कि क्या कहें, यहाँ में कपड़ा ढेर सस्ता है, 300 रुपये लेके जाओ, जीन्स मिलेगा, एक अच्छा खासा शर्ट ले लो, पहन के फिट करो, 10 दिन 15 दिन पहनो, फिर नया ले लो, समझ रही हो। ऐसा मतलब मुंबई में हो गया, नोएडा में हो गया, ऐसे बेंगलोर में हो गया, इसमें काफी क्या होता है, सस्ता जो है ड्रेसेस मिलेंगे, क्योंकि वहां पे कपास ज्यादा होती है और उसमें अगर होता तो फिर कपड़ा तो बनवे करेगा, और वहां पे रेडीमेड कपड़े, सिलाए हुए कपड़े मिलते हैं, लो हमारी नियन मोट रहेगा तो फिर से फिट करवा लो चलिए आगे समझते हैं, ठीक है, आज हम जोड़ देंगे आपको ग्रुप में, ठीक है। तो मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इसलिए क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, सिंदरी कहाँ स्थित है, सिंदरी कहाँ स्थित है, तो याद होना चाहिए, जैसे पूछा जाता है कि सिंदरी कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में नहीं बाबू, सब झारखंड में, वहां बिल्कुल सही है। कहाँ पे होगा सिंदरी, जो कहाँ है ना स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो देखो चीनी राज्य में, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है बाबू, तो याद होना चाहिए, चीनी में जैसे पूछा जा रहा है तो याद होगा सर उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यूपी बोलते हैं, यूपी क्या होगा, उत्तर प्रदेश। तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य जो है क्या है, अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो याद रखोगे क्या होगा, कानपुर। कौन, कानपुर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कानपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वें नंबर का है कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, पूछा गया है कि केंद्र, वो भी क्या समुद्र के निकट है ना, समुद्र के निकट है, तो कौन,
तो ये भद्रावती इस्पात केंद्र समुद्र के क्या है, निकट है। तो क्या बोलेंगे, भद्रावती। क्या, भद्रावती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भद्रावती। ठीक है, क्या हो जाएगा, भद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइड का उपयोग 30 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइड का उपयोग जो है किस उद्योग में होता है, किस उद्योग में। तो इनसे पहले भी बताए हुए हैं। तो बॉक्साइड का उपयोग जो होता है, और कईयों में तो कितना बार तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ गया है कि बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो याद रखोगे एल्युमिनियम में। किस में होता है, एल्युमिनियम में होता है। तो बॉक्साइड का उपयोग किस में होता है, एल्युमिनियम में होता है। इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो याद रखना किस उद्योग में, सीमेंट में होता है। किस उद्योग में, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं बाबू। तो भारत में जो है जूट के कितने कारखाने हैं। तो याद रखना प्रश्न क्या जाता है कि भारत में जो है जूट के कितने कारखाने हैं। तो 77 कारखाने। कितने कारखाने हैं। तो भारत में जूट के कितने कारखाने हैं, 77 कारखाने हैं। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाई जाती है, रुई से बनाई जाती है। अंगोरा ऊन, अंगोरा कौन सा ऊन बाबू, अंगोरा ऊन जो है, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोम से बनाई जाती है। तो भेड़ के जो है रुई से बनाई जाती है। इसको याद रखना। अगली क्वेश्चन, पश्मीना ऊन किस जानवर के ऊन से बनाई जाती है। पश्मीना ऊन भेड़ होगा। बकरी घास खा के भाग गई। पश्मीना ऊन तो बताए थे किस जानवर के। तेरे बच्चों आप लोग मुझे जरा सा कमेंट्स बताओ, आंसर दोगे, है ना। भेड़ है, खरगोश है, शेर है, भालू है। आप मुझे कमेंट में बताओगे बाबू सब। ठीक है, फटाफट से। चलिए ठीक है, पश्मीना ऊन किस जानवर की बाबू सब, क्या हुआ। रूस से बाबू सब रोई से बनाई जाती है। भारत में तांबा गलाने का 18 नंबर प्रश्न है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले बाबू कहाँ खुला है। तो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले पूछा जाए कि कहाँ खुला है। तो याद रखोगे ना, घाटशिला में। कहाँ पे, घाटशिला में खुला है। कहाँ पे, घाट, चलिए बाबू साहब, घाटशिला में। ठीक है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। कहाँ का, प्रश्न है कि बताइए कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे जो है पुराना है। तो याद होना चाहिए कहाँ का, जमालपुर। कहाँ का बाबू, जमालपुर। ठीक है, तो यही प्रश्न क्या जा रहा है कि बताइए कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। तो कितना, कहाँ का होगा, जमालपुर का। ठीक है, याद हो जाएगा। अगली क्वेश्चन, अगली प्रश्न है 20 नंबर, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। इसमें भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की जो है ना राजधानी है। क्या हो जाएगा, ठीक से बाबू, बेंगलुरु हो जाएगा या बेंगलुरु भी बोल सकते हैं। बेंगलुरु किस राज्य में है। बेंगलुरु जो है ये किस राज्य में है। तो बेंगलुरु बाबू सब याद रखोगे महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बेंगलुरु किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला, हम क्या बोले अभी, हम अभी क्या बोले, देखो सॉरी बाबू गलती हो गया, बट है ना कभी होता ना कि ट्रेन पटरी पे से उतर के दूसरे ट्रैक पे चढ़ गया था। महाराष्ट्र बोले हैं।
एक मिनट प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे मिसमैच से बुला गया था कुछ, रुक जाओ। प्यारे बच्चों, आवाज ठीक से नहीं जा रहा क्या? एक्चुअली बात है कि फोन ही मेरा बंद हो गया। प्यारे बच्चों, क्लासेस जो अभी हम ले रहे हैं, इनकी आवाज ठीक से आप लोग के पास जा रही है या नहीं जा रही है, थोड़ा बताओगे? मेरे पास जैसे लगता है कि आवाज जैसे रुक 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 के आ रहा है, एकदम ई आ हर्षो दुर्गा ही हो रहा, ओ ई कर रहा है आवाज, ऐसे कुछ तरह से आवाज आ रहा। ठीक है, चलिए बाबू साहब, एक मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। चलिए बाबू साहब, समझते हैं क्या होगा। बेंगलुरु किस राज्य में है बाबू? तो कर्नाटक में है। अगली क्वेश्चन देखो, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट में। कहाँ पे? ऑप्शन आपका बाबू साहब सी हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन, हिंदुस्तान लिखा गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहां पर स्थित है ना? बेंगलुरु या बेंगलुरु बोल सकती हो। ऑप्शन इसका क्या होगा? ए हो जाएगा बाबू साहब। ठीक है, इसको याद रखोगे, ऑप्शन क्या होगा इसका? ए होगा। ठीक है बाबू साहब, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए, दम घोंटू गैस, दम घोंटू मतलब समझ रही हो ना, कि कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि ऐसा गंदगी निकलता है कि मतलब दम घुटने लगता है अंदर अंदर, है ना? दम घोंटू गैस, गैस निम्नलिखित में किसे कहा जाता है ना? सीओ को। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए, स्लेम किस राज्य में है? स्लेम पूछा गया है, ये स्लेम जो है किस राज्य में है? स्लेम किस राज्य में है? तो याद रखोगे, स्लेम जैसे पूछा जाता है तो ये तमिलनाडु में क्या है? स्लेम है। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी पूछा जाता है कि किस वर्ष हुई थी, तो याद रखोगे भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, तो याद रखोगे किस वर्ष भोपाल गैस त्रासदी पूछा गया, किस वर्ष? 1984 ईस्वी में हुई थी। अगली क्वेश्चन, इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? कौन नहीं होगा? तो देखो, कौन नहीं होगा? जनसंख्या। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टिस्को की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? 1800 बाबू साहब 69 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉटन पोलिस किस नगर को कहा जाता है? किस नगर को कहा जाता है कॉटन पोलिस? चेन्नई को कहा जाता है। गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? गन्ने की जो होती है रस, समझती हो? उसका रस, जैसे रसगुल्ला का रस अलग आता है, जो उसको दाबने के बाद जो रस निकलता है उसका अलग आता है। तो अगर 10 टन अगर रस से बाबू कितनी चीनी बनती है? तो 10 का आधा 5 लिख देना ऐसे, 5 टन। कितना? 5 टन। तो आज की ये क्लासेस जो है आप सभी का ज्योग्राफी का एंड हो गया बाबू सब, और है ना? और इन क्लासेस को थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिए। खैर, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे एसएमएस कर सकते हो, और हम आपको उस, है ना,
जितने भी है ना स्टूडेंट है, अगर उसका पीडीएफ चाहिए जो भी सब्जेक्ट का, तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे एसएमएस कर दीजिए, आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है बाबू साहब, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए जो सब्जेक्ट का आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग बाबू साहब, चाहे तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर व्हाट्सअप पे है ना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, हो सकता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सारा पीडीएफ यहाँ से आपको जो है भेज दिया जाएगा। थैंक यू बाबू साहब, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। आज की क्लासेस हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए।